स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि हमारे पास इक्विलिब्रियम है। अगर हम इक्विलिब्रियम को देखें तो इक्विलिब्रियम क्या है? ये स्टेट ऑफ बैलेंस है। दो साइड पे क्या करेंगे, टू साइड्स ले लें अगर हम लोग, तो क्या होना चाहिए कि जो अमाउंट होनी चाहिए किसी भी कोई भी सब्सटेंस है उसकी जो अमाउंट होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए, मीन कि उनमें बैलेंस होना चाहिए। ये थी हमारे पास इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है कि कोई भी प्रॉपर्टीज जो सिस्टम की होती हैं, प्रॉपर्टीज हम किन्हें कहते हैं कि जो जिस चीज़ को हम लोग मेजर कर सके उसे हम कहते हैं वो हमारे पास प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम क्या है? जैसे कि हमारे पास टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम वगैरह क्या है, ये सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं उनमें क्या होना चाहिए कि वो रिमेन कांस्टेंट रहनी चाहिए। इनमें अगर हम लोग रिएक्शन प्रोसीड करवा रहे हैं, अगर रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, तो जितनी कंडीशन हमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो कंडीशन हमें रिक्वायर्ड होती है वही कंडीशन हमें चाहिए होंगी जब हम प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट करेंगे, हम प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केमिकल इक्विलिब्रियम कब आएगी? जब इन दोनों मीन के रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए और प्रोडक्ट को दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो कंडीशन रिक्वायर्ड होंगी, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर। अगर हम बात करें कि हमें 25 टेम्परेचर चाहिए होगा ये रिएक्शन प्रोसीड करवाने के लिए, रिएक्टेंट को कन्वर्ट करवाने के लिए प्रोडक्ट में, तो क्या होगा कि प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करवाने के लिए भी हमें जो टेम्परेचर होगा वो 25 टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड होगा। मीन इनमें कांस्टेंट होंगी, यहाँ ये जो वैल्यू होंगी ये तब्दील नहीं होंगी। हम कह देंगे कि इनमें तभी जाके हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैब्लिश होगी। तो हम इसे कहते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम को अगर हम लोग कहें तो कहते हैं कि जो प्रॉपर्टीज हम लोग मेजर करते हैं किसी भी सिस्टम की वो क्या होनी चाहिए कि रिमेन कांस्टेंट होंगी, तो तभी हम जाके क्या कह देंगे कि इस चीज़ में ये जो हम लोग रिएक्शन ले रहे हैं इनमें क्या इस्टेब्लिश होगी, इनमें केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगी। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारे पास टॉपिक है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम तो हमने देख लिया कि स्टेट ऑफ बैलेंस। अब डायनामिक क्या होगी? डायनामिक को अगर हम लोग देखें तो जो मूविंग स्टेट होती है हमारे पास या कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है उसे हम लोग कहते हैं डायनामिक। मीन के वो प्रोसेस जो रिएक्टेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेड में कन्वर्ट हो रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देंगे, ये हमारे पास डायनामिक इन नेचर है। मीन के रिएक्टेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्शन स्टॉप नहीं कर रहा बल्कि क्या है, रिएक्शन जो है ये कंटिन्यू हो परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस डायनामिक इक्विलिब्रियम को देखें तो क्या होगा, स्टेट ऑफ बैलेंस। इक्विलिब्रियम को हम ऐसे डिफाइन किया ना, स्टेट ऑफ बैलेंस। अब ये प्रोसेस हो किसमें है? डायनामिक है, इन बिटवीन कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो इसे हम लोग कह देंगे ये क्या है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम। हम इसे एक्सप्लेन करेंगे थ्रू एग्जांपल। हम लोग क्या करेंगे, हम एक बीकर ले लेंगे, उस बीकर में हम लोग डाल देंगे कोई वोलेटाइल लिक्विड, जैसे कि हमारे पास एथेनॉल हो सकता है, मिथाइल अल्कोहल हो सकती है, मेथनॉल हो सकता है। हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसमें हम लोगों ने डाल दिया है कोई वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड मीन के ऐसा लिक्विड जिसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। जब हम उसे रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो वो क्या होना चाहिए, तो वो क्या करेगा कि वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। मीन के ये लिक्विड है ना, तो लिक्विड से क्या होगा कि वो वेपर्स की फॉर्म में चला जाएगा। तो हम लोग कह देंगे कि आफ्टर सम टाइम ये प्रोसेस होगा। तो मीन के हम लोगों ने एक वोलेटाइल लिक्विड लिया, जो हम लोग मेथनॉल ले सकते हैं, एथेनॉल वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने वोलेटाइल लिक्विड ले लिया, उसको हम लोगों ने क्लोज कंटेनर में रख दिया। ये जो बीकर है हमारा, इसको हम लोगों ने क्या किया, क्लोज कंटेनर में रख दिया, क्लोज कंटेनर में रख दिया। अब क्या होगा कि कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि इवेपोरेशन का प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। हमारा जो लिक्विड है वो वोलेटाइल है, तो क्या होगा, जैसे ही हम लोगों ने अपना लिक्विड रखा तो वो जो बीकर है उसमें से क्या होगा कि ड्रॉप जो होंगे लिक्विड के, जो लिक्विड के जो ड्रॉप होंगे वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे वो लिक्विड स्टेट में, तो वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे वेपर स्टेट में। तो क्या होगा, यहाँ से जो लिक्विड के ड्रॉप है वो किस तरह मूव करना शुरू हो जाएंगे, अबव, मीन के बीकर से निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
अगर हम लोग बात करें तो इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, एट इनिशियल कंडीशन जो रेट है इवेपोरेशन का वो हमारे पास मोर होगा। इसी के उल्ट हम लोग क्या करते हैं कि हम एक बीकर लेते हैं, उसी में हम लोगों ने क्या डाला हुआ है कि यही हमारे पास लिक्विड है, तो क्या होगा आफ्टर सम टाइम ये जो वेपर्स हैं ये क्या क्लोज कंटेनर मीन यहाँ से ना कोई वेपर्स बैठ जाएगा ना ही अंदर कोई वेपर्स आएगा, मीन कि हवा वगैरह नहीं है, हम लोगों ने सिर्फ वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है, तो हम लोगों ने सारे ड्रॉपलेट जो है वो रिमूव किए हुए हैं। तो क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम ये जो वेपर्स हैं ये क्या करेंगे, एक दूसरे के दरमियान इनमें कुलेन होगी, ये कंटेनर की वाल के साथ टकराएंगे, तो क्या होगा इनकी जो एनर्जी है वो कम होना शुरू हो जाएगी, मीन कि ये इनमें कुलेन होगी, वेपर्स कंबाइन करेंगे, इनमें क्या हुई कुलेन, इसे हम लोग कह रहे हैं कुलेन हुई है। कंटेनर की वॉल के साथ टकराने से क्या होगा, कुलेन वेपर्स के दरमियान भी कुलेन होगी और कुलेन किस में होगी, कंटेनर्स की वॉल के साथ भी टकराने से इनकी जो एनर्जी है वो लो हो जाएगी। तो ये किस तरह मूव करना शुरू हो जाएंगे, ये अब में कि ये पॉइंट्स जो लिक्विड है हमारा वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, इसे हम लोगों ने इवेपोरेशन का नाम दे दिया। अब क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम जब ऑलमोस्ट हमारे पास इवेपोरेशन हो जाएगी तो क्या होगा कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कुछ ड्रॉपलेट्स क्या करेंगे, ये वापस उसी कंडीशन में मूव करना, मीन के अबव मीन के इवेपोरेशन से वेपर्स फॉर्म में, तो वेपर फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। कि जितने ड्रॉपलेट हमारे इवेपोरेट हुए थे उतने ड्रॉपलेट दोबारा क्या हो गए, कंडेंस हो गए। तो इस मीन के ये इवेपोरेशन को हम लोगों ने कहा था कि लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाने वाले प्रोसेस को हम लोग नाम दे देंगे इवेपोरेशन का। और कंडेंसेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कंडेंसेशन को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे कि वेपर स्टेट से दोबारा किस स्टेट में आना, लिक्विड स्टेट में आना, ये हमारे पास कंडेंसेशन हो जाएगी। आफ्टर सम टाइम जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन, मीन के जितने हमारे पास लिक्विड के ड्रॉप थे वो कन्वर्ट हुए थे वेपर्स फॉर्म में, उतने ही क्या होंगे कि वेपर आफ्टर सम टाइम कंडेंसेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, कि वेपर स्टेट से किस स्टेट में आ जाएंगे, वेपर स्टेट से दोबारा लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। तो जब हमारे पास वाटर जो है लिक्विड स्टेट में था, इक्वल हो गया है, ये हम लोगों ने कोई लिक्विड ले लिया, हम लोगों ने जो लिक्विड में था तो ये दोबारा किस स्टेट में आ गया, तो हम लोग इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इक्वल हो जाएगा कंडेंसेशन को। तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम दे देंगे, अब क्या हो गया कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश हो गई है, क्योंकि इवेपोरेशन भी साथ साथ होती जा रही है, कंडेंसेशन भी होती जा रही है। तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन को। तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम दे देंगे, कौन सा प्रोसेस है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, मीन के ये प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस जो है ये स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। और ये अगर हम लोग रिलेशन देखें डायनामिक का केमिस्ट्री के साथ तो क्या रिलेशन बनता है, हम लोग कहते हैं कि हम डायनामिक में इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री डायनामिक का हम लोग रिलेशन क्यों लेते हैं केमिस्ट्री के साथ, क्योंकि ऑलमोस्ट जो रिएक्शन हम लोग स्टडी करेंगे वो कौन से रिएक्शन होंगे, वो रिएक्शन होंगे रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे। रिवर्सिबल अब हम लोग देखते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो हमारे पास मिलके रिएक्टेंट्स रिएक्ट्स करते हैं और मिलके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स। सॉरी, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ने आपस में कंबाइन करना है और हमें क्या दे देना है, हमें प्रोडक्ट दे देना, ठीक है। जब हमें प्रोडक्ट देंगे तो जो प्रोडक्ट होंगे वो दोबारा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो दोबारा रिएक्टेंट की फॉर्म में हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं मीन के रिएक्टेंट रिएक्ट किए, कंबाइन हुए, तो उन्होंने हमें क्या एक नई चीज़ दे दी,
उस न्यू चीज़ को हम लोग नाम दे देंगे ये हमारे पास क्या है, ये प्रोडक्ट है। अब दोबारा क्या होगा, आफ्टर सम टाइम इनिशियल पे हम लोग कह देंगे जो रेट ऑफ रिएक्टेंट का जो रिएक्ट करने की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा कि इनिशियल कंडीशन में रिएक्टेंट की जो स्पीड होगी, रिएक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट बनने की जो फॉर्मेशन है वो बहुत कम होगी, क्योंकि रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं और हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि जो जब हमारे रिएक्टेंट जो ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट क्या करेंगे, दोबारा रिकम्बाइन होके हमें क्या देना शुरू कर देंगे, रिएक्टेंट देना शुरू कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं, हमें प्रोडक्ट देते हैं, तो दोबारा क्या होता है, प्रोडक्ट रिकम्बाइन करके हमें रिएक्टेंट दे देता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक अगर एग्जांपल देख लें तो हमारे पास हाइड्रोजन है, जब आयोडीन के साथ कंबाइन करेगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड दे देगा। एक हाइड्रोजन है, साथ में हम लोगों ने आयोडीन ली हुई है, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयोडाइड दे देगा। तो आफ्टर सम टाइम हाइड्रोजन आयोडाइड अब कंबाइन फॉर्म है, तो आफ्टर सम टाइम हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये एज अ रिएक्टेंट के तौर पे एक्ट करेगा। तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन जो होगा ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट होगा। मीन कि फर्स्ट हम लोगों ने ये वाले रिएक्टेंट्स लिए, दो रिएक्टेंट लिए, हमारे पास एक प्रोडक्ट बना, तो इसको हम लोगों ने प्रोडक्ट का नाम दे दिया। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, यही प्रोडक्ट क्या होगा, एज अ रिएक्टेंट के तौर पे एक्ट करेगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट होंगे वो हाइड्रोजन प्लस आयोडीन होगा। अगर हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लें तो हम रिवर्सिबल रिएक्शन को डिनोट कैसे करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन को हम हाफ हेडेड एरो से डिनोट करते हैं। तो ये मीन के हाफ हेडेड एरो होंगे तो तब हम रिप्रेजेंट कर देंगे जो हमारा रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। और ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये बोथ डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। जब रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं, प्रोडक्ट बनाता है, तो इस वाली डायरेक्शन को हम लोग कह देंगे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड कर रहा है। और जब प्रोडक्ट कंबाइन करते हैं, रिएक्टेंट देते हैं, तो तब हम कहते हैं ये कौन सी डायरेक्शन है, ये रिवर्स डायरेक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है ये बोथ डायरेक्शन में फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स डायरेक्शन या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो हम लोग कहते हैं ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसी के साथ अगर हम लोग इरिवर्सिबल का कंपैरिजन करें तो इरिवर्सिबल रिएक्शन वो वाले रिएक्शन होंगे कि एक दफ़ा रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया और हमें प्रोडक्ट दे दिया, तो दोबारा जो प्रोडक्ट होंगे वो रिकम्बाइन होके हमें रिएक्टेंट नहीं दे सकते। तो इन रिएक्शन को हम लोग कहते हैं ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर हम इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो मीथेन को जब हम लोग एक दफ़ा बर्न कर देते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्रोडक्ट बनता है। तो दोबारा अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करें तो हमारे पास मीथेन और ऑक्सीजन जो है वो नहीं बन सकेगी। अगर हम इसकी बात करें तो ये डायरेक्शन, ये जो रिएक्शन है ये कितनी डायरेक्शन में मूव करेगा, ये जो रिएक्शन है ये ओनली वन डायरेक्शन में मूव करेगा। इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एक एरो से। जब किसी रिएक्शन में अगर हम लोग देखेंगे कि एरो है तो हम लोग कह देंगे कौन सी रिएक्शन है, इरिवर्सिबल जो है ये रिएक्शन। ये हम लोगों ने कंपैरिजन देखा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में और डायनामिक इक्विलिब्रियम।